हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि अगालेगा आइलैंड को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ईस्ट कालीमंटन को लेकर के, तो ईस्ट कालीमंटन को अगर हम मैप में व्यू करें तो ईस्ट कालीमंटन जो है वो इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल होगी। और ये जो बोर्नियो आइलैंड है यहाँ पर, इसके ईस्टर्न पार्ट पर ये लोकेटेड है। ये जो ईस्ट कालीमंटन है मीन्स जो न्यू कैपिटल है इंडोनेशिया की, इसको नुसंतारा के नाम से जाना जाएगा। पहले प्रेजेंट टाइम में जो अगर हम देखें, जब शिफ्ट होने के बाद में जो नई कैपिटल होगी वो होगी ईस्ट कालीमंडन, और अभी जो कैपिटल है वो है जकार्ता। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी कंट्री ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया है, इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर चुके हैं। जिसमें अगर हम डिस्कस करें तो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ब्राज़ील कंट्री है, उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। ओके, प्रेजेंट टाइम में उनकी जो कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया है। उससे पहले उनकी कैपिटल थी रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जहाँ पर 2016 के टाइम में ओलंपिक गेम्स हुए थे। ओके, जो नाइजीरिया जो कंट्री है उन्होंने भी अपनी कैपिटल को लागोस से अबूजा शिफ्ट किया। कजाकिस्तान जो है उनकी पहले कैपिटल थी एमेंटी और अभी प्रेजेंट आराम है नूर सुल्तान। म्यांमार ने 2005 में अपनी जो कैपिटल है उसको रंगून से नेपिदा शिफ्ट किया। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिन कंट्रीज़ ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया है। अब द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नेपाल की विजिट पर गए। आप सभी को पता है कल बुद्ध पूर्णिमा थी और उस इवेंट को काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया और नेपाल के रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज में चेंज करने के लिए ये उनकी जो विजिट है वो नेपाल के लिए रही। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो कुछ प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसे इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, उनको भी फेस करने के लिए हमारे जो टाइज हैं वो तैयार हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो लुम्बिनी में उन्होंने एक रिसर्च सेंटर को एस्टेब्लिश करने का फाउंडेशन नींव भी यहाँ पर रखी है। और ये जो सेंटर है वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज के लिए होगा। आने वाले टाइम में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने बोला कि एक बार जब ये सेंटर कंप्लीट हो जाएगा तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देगा। कोई भी पिलग्रिम्स, कोई भी टूरिस्ट अगर यहाँ पर आने चाहते हैं और बुद्धिज़्म का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स जो है उस एसेंस को अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो ये सेंटर जो है उनको उन टूरिस्ट की और उन पिलग्रिम्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब यहाँ पर उन्होंने बात की इंडिया और नेपाल के रिलेशन की। एक तो बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसके बेसिस पर उन्होंने रखा। दूसरा उन्होंने ये बोला कि भगवान राम को लेकर के अयोध्या में जो हम टेम्पल बना रहे हैं उस टाइम में भी उस डिसीजन से भी नेपाल की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। मतलब अदर रिलीजन के बेसिस पर इंडिया और नेपाल के जो रिलीजन जो बेसिस है, इंडिया और नेपाल के जो रिलीजन हैं उनकी जो हमारी फाउंडेशनल टाइज है उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर देखो इंडिया और नेपाल की अगर हम बात करें तो रिलेशन काफ़ी ज़्यादा एंशियंट टाइम से रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारा एंशियंट टाइम से अगर हम कल्चर बेसिस पर देखें, ट्रेडिशन बेसिस पर देखें, ओके, इन सभी पॉइंट्स पे इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। अगर हम उस टाइम से पहले डिस्कस करें 2015 में जब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया जा रहा था, उस टाइम में इंडिया और नेपाल के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली थी कि इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली तरीके से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है नेपाल के इंटरनल रिलेशन में। उसके बाद में अगर हम देखें तो नेपाल का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस, नेपाल पर इन्फ्लुएंस जो है वो डोमिनेंस एक तरीके से चाइना का क्रिएट हुआ है। इंडिया चाहता है कि नेपाल का जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ बेहतरीन रहे, क्योंकि वो एक बफर स्टेट के रूप में वर्क करता है चाइना और इंडिया के बीच में। तो नेपाल के रिलेशन जो है वो इंडिया से रिलेटेड और बेहतरीन होने चाहिए ताकि हम चाइना को भी काउंटर करने में ये जो रिलेशन है वो हेल्प कर सके। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात बोली कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन उतने ही पुराने हैं या उतने ही स्ट्रॉन्ग है जिस तरीके से हिमालयास खड़ा है।
अब यहाँ पर बुद्धिज़्म से रिलेटेड बात हुई है। आप सभी को पता है गौतम बुद्ध, जो अगर हम बात करें तो लुम्बिनी में उनका बर्थ प्लेस है, और जो गौतम बुद्ध है वो क्लैन, उनका जो क्लैन की अगर हम बात करें तो शाक्य क्लैन से वो बिलोंग करते थे। सिद्धार्थ नाम से उनका वो राजकुमार थे, प्रिंस थे। उसके बाद में जब उनको लगता है कि ये जो सोसाइटी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोरो है, इन सभी से निकलने के लिए और एक तरीके से एनलाइटमेंट को गेन करने के लिए वो अपना घर छोड़ करके निकल जाते हैं, और फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, वैसाख की। मतलब विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग जो महीने हैं उसमें चैत्र फर्स्ट मंथ होता है और सेकंड मंथ होता है वैसाख। वैसाख की पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा मतलब एक जो एंडिंग डे जो होता है मंथ का, उस दिन उनको एनलाइटमेंट गेन हुआ था। अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है हमारे इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो 2 लेवल की होती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस बेसिस पर माइनॉरिटीज़। तो जो बुद्धिज़्म है वो हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज़ में आते हैं रिलीजियस बेसिस पर, और सेंट्रल लेवल पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है उनको नोटिफाई किया जाता है, और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो होती है मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर जो माइनॉरिटीज़ होती है। माइनॉरिटीज़ क्या होती है, सिंपल तरीके से आप समझो कि वो लोग जो दूसरे से अगर हम कंपेरिजन करें तो उनकी संख्या काफ़ी कम है। ओके, तो वो हो गई माइनॉरिटीज़। तो इंडिया में जो बुद्धिज़्म रिलीजन जो है वो माइनॉरिटीज़ में आता है, और 6 हमारे यहाँ पर नोटिफाई कर रखी हैं 6 रिलीजन को जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं रिलीजियस बेसिस पर। ओके, और इन रिलीजियस बेसिस पर जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको रेगुलेट करने के लिए हमने एक बॉडी कंस्ट्रक्ट कर रखी है, और वो जो बॉडी है वो स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें तो माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं इसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है। ओके, बस ये डिसाइड कर रखा है कि 2 माइनॉरिटीज़ है और इन तरीके से आप रेगुलेट कर सकते हो। आप सभी को पता है फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं उनको सेव करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो रिलेटेड है, आप सभी को पता है वाराणसी में जो ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू जो है उसका एक तरीके से वीडियोग्राफी की जा रही थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आए कि हाँ वहाँ पर शिवलिंग मिला है, उस मॉस्क्यू में शिवलिंग मिला है। इस तरीके के जब स्टेटमेंट बाहर निकले तो यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है उनको इंस्टॉल किया गया कि हो सकता है यहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज इस इशू को डिस्कस करेगा, हियरिंग करेगा कि ये वीडियोग्राफी और किन पॉइंट्स के बेसिस पर ये जो वर्क है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कल हमने डिस्कस किया था कि फिनलैंड ने ये इंश्योर किया है कि हम नाटो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे, और अब जो स्वीडन है उन्होंने भी इंश्योर कर दिया है, ऑफिशियली बेसिस पर ये बोल दिया है कि हम नाटो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने इम्पोर्टेंट बात ये भी रखी, वहाँ की स्वीडन की जो पीएम है मग्दालेना एंडरसन जो हैं, उन्होंने प्रेस मीट में एक बात इंपॉर्टेंट ये रखी है कि हम न्यू एरा में एंट्री कर रहे हैं। न्यू एरा में एंट्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट 2 सेंचुरीज से अगर हम डिस्कस करें तो स्वीडन का कोई भी मिलिट्री अलायंस से कोई रिलेशन नहीं है, और इतने लंबे इस टाइम के बाद में एक पीस और स्टेबिलिटी में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के बाद में स्वीडन जो है वो प्रेजेंट टाइम में मिलिट्री अलायंस में एंट्री कर रहा है, जिसके बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट बात रखी गई है कि वो न्यू एरा में एंट्री कर रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है ये बाल्टिक सी है, और बाल्टिक सी यहाँ पर स्वीडन है, ये है फिनलैंड और ये है रशिया। रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस जो इन्होंने इंश्योर किया है कि वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करेंगे, इसको लेकर के रशिया की प्रेसिडेंट ने बात बोली है कि ये जो चीज़ है, ये जो प्रेजेंट टाइम में जो ऑर्डर पास हुए हैं इसकी वजह से रशिया को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, और हम चाहते हैं कि जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक्सपेंशन ना हो। रशिया और यूक्रेन में जो प्रेजेंट टाइम में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका भी बेसिक रीजन यही है, और रशिया ने ये सारी बातें रखी CSTO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग के टाइम में, कि CSTO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किया कि फिनलैंड और स्वीडन जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने के लिए तैयार कर रहे हैं, और नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंड जो होगा तो एक तरीके से रशिया को काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि रशिया के प्रेसिडेंट ने ये बात बोली कि इससे हमें कोई थ्रेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें थ्रेट है इसलिए हम इस चीज़ के लिए इतना वो कर रहे हैं, लेकिन
ये जो चीज़ें हैं वो हमारे रीजनल एरिया में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करेंगी। देखो जो बाल्टिक सी है इसका जो रशिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है। यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो अपने प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गैस है उनका इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर हम देखें तो आप सभी को पता है कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में इशू स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी पाइपलाइन जो हैं जिनके थ्रू जो गैसेस प्रोडक्ट है वो अदर कंट्रीज में, स्पेसिफिक अगर हम डिस्कस करें तो जर्मनी में यहाँ पर नॉर्ड 2 जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है और इनकी वजह से इन यूरोपियन कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करना पड़ा था। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब हम बात कर लेते हैं CSTO की, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। आप सभी को पता है 1991 के टाइम में USSR जो था वो एक काफ़ी जियोग्राफिकल पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया था। 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये स्मॉल कंट्रीज़ बन जाती हैं और सबसे बड़ा जो पार्ट है वो रशिया के रूप में सामने आता है। तो पोस्ट USSR जो है वो रशिया और यहाँ पर कुछ कंट्री जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि हमारे बीच में कुछ अलायंस होना चाहिए ताकि हम कलेक्टिव तरीके से अपने आप को क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि यहाँ के जो भी स्टेट जो हैं, जो भी कंट्रीज़ जो हैं जो USSR से बने हैं, उनमें इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। टाइम टू टाइम इसमें जो कंट्रीज़ हैं उनकी संख्या इंक्रीज होती जा रही है। ओके, और यहाँ पर ये बेसिक कुछ बातें हैं CSTO ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, यहाँ देखिए, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उन्होंने इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जल्दी जो ऑल पार्टी है उनकी मीटिंग होगी ताकि जो कास्ट सेंसस है उसको कंडक्ट करवाया जा सके। नीतीश कुमार ने ये बोला कि हम चाहते हैं कि कास्ट के बेसिस पर जो सेंसस है वो कंडक्ट हो, हर कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है, किस तरीके के वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन सभी के बारे में हम बेसिक बात पता चले। आप सभी को पता है सेंसस क्यों कंडक्ट करवाई जाती है। सेंसस कंडक्ट करवाने का एक तरीके से इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि किसी भी कंट्री का क्या बेसिक डेमोग्राफिक डिवीज़न है, किस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट और वर्क कर रहा है, सोसाइटी किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, किन किन पॉइंट्स के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, उन्हीं सभी को ओवरव्यू करने के लिए जो सेंसस है वो कंडक्ट करवाई जाती है। और सेंसस के बेसिस पर फ्यूचर में गवर्नमेंट के किस तरीके से एक्टिविटीज़ और पॉलिसीज़ होंगी ये भी डिसाइड करती हैं वो सारी चीज़ें। जैसे कि सेक्स रेशियो जो है उससे रिलेटेड फैक्ट्स ये आए कि वो टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है। सेक्स रेशियो जो है, जो गर्ल्स की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है अगर हम कंपैरिजन करें बॉयज़ से। तो गवर्नमेंट इस तरीके की स्कीम लेकर के आएगी, गर्ल्स की जो भी संख्या है वो इंक्रीज़ की जाए। इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर व्यू किया जाएगा क्या रीज़न है जिसकी वजह से कमी देखने को मिली है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने बोला है कि हम चाहते हैं कि कास्ट के बेसिस पर, अब इसको लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हालांकि उन्होंने मना किया है, उन्होंने बोला है कि अगर कास्ट के बेसिस पर अगर सेंसस कंडक्ट करवाई गई तो यहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का ये बोलना है कि कास्ट के बेसिस पर अगर सेंसस कंडक्ट होगी तो जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, उनको हम कास्ट के बेसिस पर इम्पोर्टेंट तरीके से उनको अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 2017 में केरला गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि एंडोसल्फान जो पेस्टिसाइड है जिसकी वजह से जो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं उनके लिए आप क्या करोगे, उनको कंपनसेट करोगे, मतलब हर विक्टिम को आप 5 लाख रुपए दोगे। ओके, ये उनको दिया गया था कि आपको ये कंपनसेशन देना है। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में भी देखें तो सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला है कि भाई अभी तक उन्होंने कोई कंपनसेशन नहीं दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई ये डिले क्यों किया गया है। ओके, अब ये एंडोसल्फान जो पेस्टिसाइड है वो क्या है, इससे रिलेटेड हम थोड़े से बेसिक फैक्ट देखेंगे। देखो, जो एंडोसल्फान जो पेस्टिसाइड है इसको काजू, कॉटन, टी, पैडी, फ्रूट्स और इन सभी में, मतलब उन सभी के उन ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए, उनको अदर पॉइंट से जैसे बैक्टीरिया, फंगल, इन सभी से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए, एक तरीके से उन प्लांटेशन को बचाने के लिए पेस्टिसाइड का क्या किया जाता होगा, स्प्रे किया जाता होगा। तो यहाँ पर केरला का जो कुछ एरिया है वहाँ पर एरियल स्प्रे किया जाता था इस पेस्टिसाइड का, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन नेक्स्ट टाइम में हुई उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, जैसे कि न्यूट्रोटॉक्सिटी,
लेट सेक्सुअल मैच्योरिटी, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, पॉइजनिंग, ये सारी चीज़ें उन लोगों में देखने को मिली कि मतलब जो भी बच्चे हो रहे हैं उनमें कोई ना कोई, जो अगर हम बॉडी के लेवल पर बात करें तो उनके ऑर्गन्स में कोई ना कोई डिफेक्ट है। बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन उनमें सामने आई, डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिली। जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को, अपने फैमिली को खो दिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यू हुआ। तो 2011 के टाइम में इसको बंद कर दिया गया था और उसके बाद में ये बोला गया कि भाई इसके में जो भी लोग इफेक्ट हुए हैं उनको आप कंपनसेट करोगे। ओके, तो आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से जो पेस्टिसाइड है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो बॉडी के ऊपर कितना इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। देखो, ये जो एंडोसल्फान जो पेस्टिसाइड है, इस एग्जाम्पल को आप राइट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में, और उन नोट्स को आप फिर यूज़ कर सकते हो अपनी मेंस आंसर राइटिंग में कि किस तरीके से जो इनका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला। ओके, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका कितना इफेक्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो पेज नंबर 3 पर है, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एनजीटी को लेकर के है। ठीक है, एनजीटी ने ये डिस्कस किया, यूपी और बिहार की जो गवर्नमेंट है उनसे क्वेश्चन पूछा है कि कोविड के टाइम में हमने बहुत सारी न्यूज़ इस तरीके से देखी थी कि गंगा जो है वहाँ पर फ्लोटिंग कोप्स देखने को मिले थे। तो एनजीटी ने क्वेश्चन किया है कि प्री कोविड के टाइम में इस तरीके की कितनी बॉडीज़ यहाँ पर बैक करके आती थी और कितनों को आपने एक तरीके से उनका क्रिमेशन किया है या उनको यहाँ पर रिवर बेड वाला जो एरिया है वहाँ पर उसको बरी किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, और कोविड के बाद वाले टाइम में इस तरीके के कितने इशू देखने को मिले हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सबमिट करोगे। एनजीटी आप सभी को पता है एक ट्राइब्यूनल है, और ट्राइब्यूनल का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पार्ट 14 जो है उसमें पार्ट 14A में इंसर्ट किया गया था। ओके, बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में जो हुआ, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंज किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसीलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ट्राइब्यूनल का जो पार्ट है, इसके अलावा हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पार्ट 4A में, जिसको 51A आर्टिकल उसके अंडर आता है, और जो ट्राइब्यूनल है उसके अंडर आता है 323A और 323B। तो इसके अंडर जो ट्राइब्यूनल्स का जो पार्ट है वो लेटर इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये ट्राइब्यूनल क्यों बनाई गई थी? देखो, जब भी कोई केस रजिस्टर होता है तो हमारी जुडिशरी में केस जाता था। अब हमारे जो जजेस हैं वो हर पॉइंट को लेकर के एक्सपर्ट नहीं हैं। जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई केस हुआ और उस केस को रिजोल्व करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे जजेस हैं, वो उस एरिया में एक्सपर्ट नहीं हैं, और फिर उसकी वजह से वो जो केसेस हैं वो डिले होते रहते थे और उनमें रिजल्ट जो है वो जल्दी नहीं आ पाता था। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे गए, कुछ ऐसे ट्राइब्यूनल्स रखाने की बात की गई कि हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे कोर्ट बनाएंगे ताकि वहाँ पर जो स्पेसिफिक, उस एरिया स्पेसिफिक जज हों, और ताकि उन पॉइंट्स को लेकर के जल्द से जल्द रिजल्ट आ सके। ओके, इसलिए जो ट्राइब्यूनल का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर, और यहाँ पर केरला का जो प्रोजेक्ट है के रेल्स प्रोजेक्ट, इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। आप सभी को पता है यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्ट कर रही है। इस आर्टिकल को हम बार बार डिस्कस भी कर चुके हैं। देखो, जो केरला की लोकेशन है उसमें ये जो प्रोजेक्ट है वो इंश्योर कर रहा है कि हम नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो आप सभी को पता है हमारा साउथ इंडिया जो है इस तरीके से है और इस तरीके से केरला एक्सपेंड है। तो इस प्रोजेक्ट में इंश्योर किया गया है कि यहाँ से साउथ से नॉर्थ तक आपकी जो कनेक्टिविटी है उसको हम काफ़ी, जो टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता था इस कनेक्टिविटी में, उसको हम काफ़ी कम कर देंगे और 4 घंटे में आप साउथ टू नॉर्थ पहुँच जाओगे कि कंप्लीट केरला में। ओके, तो ये चीज़ें इंश्योर की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो इसका प्रोटेस्ट कर रही है। पॉपुलेशन का ये मानना है कि ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है, क्योंकि अगर हम सेंसस 2011 के बाद में बात करें तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग केरला जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी वाला स्टेट है, और जब यहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे तो मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। तो इसी को लेकर के यहाँ की पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। ओके, तो ये जो के रेल सर्वे जो है इसको लेकर के केरला ने ये इंश्योर किया है कि हम GPS रूट जो है वो इसके लिए फॉलो करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करी है कि कोई आपको यहाँ से रिप्लेस नहीं किया जाएगा। जहाँ पर भी कुछ हर्डल्स होगी वहाँ पर हम एलिवेटेड जो ब्रिज है वो बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है
कल हमने डिस्कस किया था कि जो थॉमस कप है उसमें हमारे इंडिया की जो मेंस टीम है वो जीत करके आई है। इंडोनेशिया को 3-0 से हरा करके इंडिया ने ये कप जो है वो जीता है। इंडोनेशिया को सबसे ज़्यादा ये जो थॉमस कप है वो इंडोनेशिया ने अब तक जीता है 14 टाइम्स। तो यहाँ पर जो बैडमिंटन जो स्पोर्ट है उसमें किस तरीके से इंडिया की जर्नी रही है, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो प्रकाश पादुकोण, फिर अगर हम बात करें तो पुलेला गोपीचंद, उसके बाद में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने हमारा काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन किया है। ओलंपिक में दोनों ने मेडल दिलवाए हैं, पीवी सिंधु और जो साइना नेहवाल है उन्होंने। और अब जो है वो थॉमस कप में भी हमारी इंडिया की जो मेंस टीम है उन्होंने काफ़ी अच्छा इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंडिया को क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। देखो, आप सभी को पता है बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए गए थे यूएन में और इंडिया में वहाँ पर एब्सटेन पॉलिसी इंडिया को ने फॉलो की। तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करने के लिए इंडिया को जो अपने अदर रिलेशन है उनमें काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूजन देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए है चाइना। और इस प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया ने जिस तरीके से अपनी एब्सटेन पॉलिसी को फॉलो किया है वो चाइना को काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर और इस इश्यू को लेकर के रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की यूएन में। तो इंडिया ने इसको लेकर के ना यस किया ना नो किया और कोई वोट यहाँ पर नहीं दिया। तो आने वाले टाइम में अगर चाइना इस तरीके से अटैक कर सकता है इंडिया के ऊपर तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो एक तो हमारे जो रिलेशन है वो जो हम बायलेटरल रिलेशन आज सभी कंट्रीज़ के साथ में हमारे जो बायलेटरल रिलेशन उसको मेंटेन करते थे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ स्पेसिफिक अगर हम देखें यूरोपियन कंट्रीज़ और अगर हम यूएस के साथ में भी देखें तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर के जब रेजोल्यूशन पास करवाएगी तो इंडिया ने यहाँ पर अपना जो स्टैंड है उनके साथ में नहीं रखा। तो इसकी वजह से इंडिया के जो जियोपॉलिटिकल ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो सकते हैं। ओके और उन सारे आप सभी को पता है कि इंडिया यूएस का साथ लेकर के क्वेड ग्रुप का साथ लेकर के इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो वो जियोपॉलिटिकल रिलेशन अगर श्रिंक होते हैं तो इंडिया को चाइना को काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर एसडीजी गोल को लेकर के बताया गया है। आप सभी को पता है 2015 से 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना है हर कंट्री को। इंडिया ने यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने उड़ीसा स्टेट का यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल दिया है कि कुछ एसडीजी गोल को अचीव करने में जो एसडीजी गोल 13 और एसडीजी गोल 14 जो है 13 है क्लाइमेट एक्शन और 14 है लाइफ बिलो वाटर, इनको अचीव करने में जो उड़ीसा है उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर वो एलईडी बल्ब का यूज़ कर रहे हैं जिससे CO2 का जो एमिशन है वो काफ़ी कम हो रहा है, जिससे वो क्लाइमेट को सेव कर रहे हैं। और जो लाइफ बिलो वाटर है इसको रेगुलर करने के लिए जो उड़ीसा है उन्होंने जो मैरीन रिसोर्सेज हैं सीज में ओशन में उनको कंजर्व करने के लिए और जो इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस होती हैं या फिर मैरीन पोल्यूशन जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए काम किया है। और इसी के अकॉर्डिंग इन दोनों एसडीजी गोल को उन्होंने बेहतरीन तरीके से अप्लाई किया है। इस आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसडीजी गोल को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, अगर हमें उन्हें अचीव करना है तो डिस्ट्रिक्ट, पंचायत और विलेज लेवल पर हमें इनको इम्प्लीमेंट करना होगा और फिर हम इनका फीडबैक ले सकते हैं। मतलब कम्युनिटी लेवल पर हमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी होगी, तभी जा कर के हम एसडीजी गोल को अचीव कर पाएंगे। ओके तो जिस तरीके से ओडिशा ने अपने आप को इम्प्रूव किया है वैसे अदर स्टेट जो हैं वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ डाटा दे रखे हैं पेज नंबर 7 पर ही कि 2019 में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमारे इंडिया के 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री हैं। लेकिन अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा पब्लिश हुए हैं जिसमें ये बताया गया है कि हमारे अभी भी बहुत सारे स्टेट और यूटी जो हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं है। रूरल और अर्बन एरियाज़ को अगर हम कंपैरिजन करें तो जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर अभी भी ओपन डेफिकेशन है। ओके यहाँ पर जो कम्युनिटी बेसिस पर या कास्ट बेसिस पर भी बताया गया है कि जो रूरल शेड्यूल एरिया हाउस होल्ड है वहाँ पर ओनली 65% जो है वो टॉयलेट एक्सेस करते हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन एसटी, नॉन अदर बैकवर्ड क्लासेज, वहाँ पर 85% तक जो लोग हैं वो जो टॉयलेट्स हैं वो एक्सेस करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है कि आपने कुछ रिपोर्ट पब्लिश की और लेकिन ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखा तो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ओके
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, अभी हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि व्हाट इज़ रेपो रेट। आप सभी को पता है कि जब भी इन्फ्लेशन होती है, डिफ्लेशन होती है, तो आरबीआई के पास में कुछ टूल्स हैं, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स का यूज़ करके वो लिक्विडिटी को कम करता है या लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करता है। कम करता है तो इन्फ्लेशन को सही करने की कोशिश करता है, और लिक्विडिटी मीन्स मनी का सप्लाई जो मार्केट में अगर बढ़ाता है तो डिफ्लेशन को कम करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है, मतलब रेपो रेट होती क्या है, वो रेट जिसके ऊपर जो अदर बैंक्स हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं, अपने यहाँ पर कुछ जीसैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ पर कोलेटरल में रखते हैं, और फिर जो आरबीआई है उनको लोन देता है। तो लोन की रेट इंक्रीज़ करती है आरबीआई ने। अब जब लोन की रेट इंक्रीज़ करेगा आरबीआई, तो जो बैंक है वो कम संख्या में, कम अमाउंट में पैसा लेंगे, कम अमाउंट में पैसा लेंगे, और जो रेट है वो भी अपनी इंक्रीज़ करेंगे, तो जो पॉपुलेशन है उनको भी पैसा कम मिलेगा, और इससे मार्केट में पैसे की कमी आएगी। तो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। ओके, तो इन्फ्लेशन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको टाइट मनी पॉलिसी अपनानी होती है, मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना होता है। तो ये रेपो रेट है, और इस तरीके से इंडिया का जो आरबीआई है वो कोशिश कर रहा है कि लिक्विडिटी को कम किया जा सके, इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सीडीएस पोस्ट को लेकर के। अभी हमने डिस्कस किया कि सीडीएस पोस्ट जो है, हमारे इंडिया के फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी डेथ होने के बाद में जो पोस्ट है वैकेंट है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जब इसको डिस्कस किया गया तो ये बोला गया कि जो कुछ सीडीएस की जो पोस्ट है वो बनाई गई थी कि 3 सर्विसेज और जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके बीच में कोऑपरेशन का वर्क करे। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी भी जो सर्विसेज है अगर वो अपने लेवल पर उनको बात करनी होती है तो वो डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्ट्री से डिस्कशन करते हैं। मतलब जो सीडीएस की पोस्ट है उसका जो वैल्यू निकलना था वो इतनी वैल्यू जो है वो इंस्टॉल हो ही नहीं पाई। ओके, तो यहाँ पर दोबारा से गवर्नमेंट को रीअसेस करना चाहिए जो भी सीडीएस की पोस्ट है कि इसको जिस पॉइंट के लिए बनाया गया था, जिन पॉइंट को सर्वाइव करने के लिए इनको बनाया गया था, क्या वो सारे पॉइंट्स हम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो रेड्स पार्ट है, मीन्स एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ को, टेररिज्म एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए जो उसका रेड्स ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग है इंडिया में, और यहाँ पर चाइना, पाकिस्तान, रशिया से जो ऑफिशियल्स हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। इनको लेकर के डिस्कशन होगा। आप सभी को पता है टेररिज्म से ना सिर्फ इंडिया बल्कि अगर हम ग्लोबली लेवल पर देखें तो सभी कंट्रीज इससे परेशान हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे बॉर्डर एरियाज़ में जो माइग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से जो हमारी आर्मी है उनको काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि उस एरिया में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी कम लेबर्स जो हैं वो इंडिया को अवेलेबल हैं, और इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उनमें काफ़ी ज़्यादा हाल देखने को मिलता है। यहाँ पर इंडिया और फ्रेंच की जो नेवीज़ हैं वो मिल करके इंडियन ओशन को ओवरव्यू करेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर ये बताया गया है कि फोर्टिफाइड राइस, व्हाट इज़ फोर्टिफाइड राइस। इसमें क्या किया जाता है कि जो जनरल राइस हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाल करके फिर उनको पीडीएस सिस्टम के थ्रू सोसाइटी में पहुँचाया जाता है ताकि एनीमिया जैसी प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो झारखंड में इससे इशू क्रिएट हुए हैं, क्योंकि आपने फोर्टिफाइड राइस में जो आयरन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ट्यूबरकुलोसिस ऐसी जो डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन में देखने को मिल रही हैं। ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो आपकी रेड ब्लड सेल हो उसमें कुछ डिसऑर्डर बन जाता है। आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का काम करता है आरबीसी में, और ये जो हीमोग्लोबिन जो है इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं सिकल सेल एनीमिया की वजह से। हीमोग्लोबिन जो है वो एक स्टिफ रोड की तरह बन जाता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की जो डिजाइन जो है वो चेंज हो जाती है, और जब ये रेड ब्लड सेल जो वेन्स से पास होती हैं तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। हीमोग्लोबिन आप सभी को पता है ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब ऑक्सीजन जो है वो पहुँच नहीं पाएगी आप अपने ऑर्गन्स तक, और जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी स्ट्रक्चर में चेंज होने लग जाएगी, वेन्स को ब्लॉक करने लग जाएंगी। इसकी वजह से जो एनीमिया प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाता है। ओके, मतलब ब्लड की कमी आने लग जाती है। तो ये कुछ इशू हैं कि आपने एक्स्ट्रा जो आयरन जो है वो न्यूट्रिशन देने की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो देखो आपको पता चल रहा होगा कि बैलेंस जो है उसका कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आपने बैलेंस को गड़बड़ाया तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 पर, और फ्रांस को पहली बार फर्स्ट वीमेन पीएम जो है वो मिलेंगी। लास्ट 3 डेकेड्स में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, और ये जो है एलिजाबेथ बोर्ने वहाँ की नेक्स्ट पीएम होगी और वीमेन है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वही जनरल इशू है जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इनका कोई ज़्यादा वो नहीं है। श्रीलंका में वही इशू चल रहा है। इसके अलावा जो भी रेगुलर यहाँ पर अगर हम देखें तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो बात है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वही बात है कि ईरान को लेकर के डिस्कशन चल रहा है न्यूक्लियर डील को, तो यूएस का क्या रिस्पॉन्स होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन है वो मेंटेन किए जाएंगे। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।